करने की मैं घोषणा करता हूं। भारतीय इतिहास की कक्षा में मैं हूं। आओ जी मारो देश पधारो जी। आओ जी शुरू करें। सब पीछे जा रहा है क्या? ठंड गर्मी ज्यादा लग रही है क्या? जल्दी आओ यार, जल्दी आइए। इसलिए 5 मिनट का ब्रेक नहीं देते हैं, आने ही में फिर 5 मिनट। आराम से आराम से। शुरू करें। हम लोग भारतीय इतिहास की कक्षा में हैं। 3 भागों में बटा हुआ भारतीय इतिहास को हम लोग देख रहे हैं। भाग 2 में हम लोग पहुंच चुके थे। प्राचीन भारत की संपूर्णता से अध्ययन की गई और संभवतः इसकी पूरी टेस्ट भी ली जा चुकी है ना टेस्ट। एंशिएंट का पूरा नहीं हुआ है टेस्ट। अच्छा, हो जाएगा किसी दिन। दूसरा भाग आपका मध्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। मध्यकाल का 2 खंड भी पूरा हो गया है, पूर्व मध्यकाल और दिल्ली सल्तनत, उसकी भी समीक्षा शेष है। और तीसरा खंड है मुगल, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। बाबर और हुमायूं को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की हमारी कक्षा सूरवंश, जो 15 वर्षीय वंश था हुमायूं मतलब मुगल वंश के बीच में, उस सूरवंश के सबसे पहले शेरशाह को पढ़ेंगे। और मैंने बताया भी था कि अगले दिन जब आप आएंगे तो शेरशाह और अकबर के विषय में आपको जानकारी देंगे, आपकी परीक्षा के स्तर में जाकर। कभी कभी कमीशन का यूट्यूब लाइव आप लोग को भेज दिया जाता है लिंक। आपको खुद लगता होगा कि जा हमारे बैच में तो सर ने कुछ नहीं पढ़ाया है। हर बैच का अलग अलग स्ट्रीम होता है। आपको जितना देर में हम शेरशाह खत्म कर देते हैं, उतना देर में हम कमीशन में सिर्फ परिचय बताते हैं। तो आता है, समझ गए होंगे कि जितना पढ़ो पहले उसको कमांड कर लो, उतना जिस स्तर पे काम कर रहे हो उतना ही जानना है। नहीं तो क्या रहता है, सब बैच एक रहता है, एक प्रकृति का बैच एक रहता है। एसएससी रेलवे की, दरोगा की सामान्य अध्ययन के स्तर लगभग एक ही है, तो क्या रहता है, एक ही रहता है, उतना ही सिलेबस करना होता है। अन्यथा जहां भी प्रकृति अलग होते हैं तो उस बैच को ही अलग कर दिया जाता है। मूल बिंदु पे आ जाइए। हम लोग सूरवंश को पहले देखेंगे, शेरशाह को। भारतीय इतिहास में शेरशाह को क्यों याद रखते हैं? भारतीय इतिहास में शेरशाह को याद रखते हैं प्रशासनिक सुधार के लिए। भारतीय इतिहास में शेरशाह को याद रखते हैं कानून व्यवस्था के संधारण करने के लिए। उसके समय में एक अब्बास खां शेरवानी था, जिसने उसके विषय में लिखा भी कि महिलाएं इतनी महफूज थी कि 100 किलोग्राम की सोना लेकर भी कोई 80 वर्ष की बूढ़ी इस पार से उस क्षेत्र तक चली जाती थी और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि टोके, ठीक है, कि लाओ सोना हमको उतार के दे दो। ये कोई कह नहीं सकता था। कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बेहतर थी। ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाइए। हम शेरशाह को क्यों याद रखें? हम शेरशाह को याद रखते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड के कारण। बचपन से सुनते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड था, जो किसने बनाया? शेरशाह ने बनाया। शेरशाह को क्यों याद रखें? शेरशाह को याद रखते हैं चांदी का रुपया चलाया, सिजदा पाबोस नहीं, हजरत आला, हाँ, सिजदा पाबोस चलाया। इस कारण से, सॉरी, चांदी का रुपया चलाया, इस कारण से हम याद रखते हैं उसको। और वो रुपया ब्रिटिश काल तक चलता रहा। 1835 ईस्वी बेंटिंग के समय तक वो रुपया चलता रहा था। शेरशाह को क्यों याद रखते हैं? शेरशाह को याद रखते हैं सराय, 1700 सराय बनाए, जिसको आजकल हम लोग लाइन होटल कहते हैं। तो अब तो लाइन होटल हर जगह मिल जाएगा। पहले 50-100 किलोमीटर पे एक सराय होता था, जहां यात्रियों के लिए रहने, खाने पीने, आराम करने की व्यवस्था होती थी। अभी भी आप जाइएगा यहाँ से वैशाली में तो एक जगह है सराय,
वो ऐतिहासिक स्थल है, वो शेर शाह के द्वारा ही स्थापित स्थल है। 1700 सराय बनाया, इसलिए कभी कभी परीक्षा में दे देता है सराय का राजकुमार किसी, सराय का सुल्तान किसको कहते हैं, तो सराय का सुल्तान शेर शाह सूरी को कहते हैं। क्यों याद रखिए, अरे यार समय पे आज इसलिए छुट्टी नहीं देते। सराय, हम शेर शाह को क्यों याद रखते हैं, शेर शाह को याद रखते हैं हजरत आला उपाधि के लिए, शेर शाह को याद रखते हैं राजस्व सुधार के लिए, शेर शाह को याद रखते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियों में किला ए कुहना, पुराना किला, ये सब जो पुराना किला है शेर शाह को याद रखते हैं। उसका जो स्थापत्य था अफगान शैली के सबसे उत्कृष्ट नमूना को व्यक्त करता था जो सासाराम में था, शेर शाह का मकबरा, जो चारों ओर पानी है और बीच में मकबरा है, तो उसके कारण हम शेर शाह को याद रखते हैं। अब इतनी सारी बातों को हम लोग क्या करेंगे, अब इसको नोट डाउन करेंगे ना कॉपी में, नहीं तो बोलने में क्या है, 5 मिनट 5 दूना 10 मिनट में शेर शाह और अकबर खत्म, अकबर खत्म, दिमाग भी खत्म। तो लिखिए, कहाँ गया रतन जी, रतन जी गायब हो गया, देखो भाग गया। उसको मार रहा था झटका उसी समय से, लेकिन इतना वही कहते हैं ना कि जब तक तुम्हारे अंदर अपने पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं होगी, कोई मास्टर कुछ भी कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता है। अपनी प्रवृत्ति होनी चाहिए पढ़ने की, समझिए। तुम लोग में है, तुम लोग को नहीं कह रहा है, ऐसा नहीं कि तुम लोग की ओर देख के कह रहे हैं तो सर हम ही को कह रहे हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, सूर्यवंश का संस्थापक, सूर्यवंश का संस्थापक शेर शाह सूरी का बचपन का नाम, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था, फरीद खां, फरीद खां था। लिख दे क्या, बिहार के अफगान शासक, बिहार के अफगान शासक बहार खां लोहानी ने, बहार खां लोहानी ने, अफगान शासक बहार खां लोहानी ने, अफगान शासक बहार खां लोहानी ने बहार खां लोहानी ने, बहार खां लोहानी ने, बहार खां लोहानी ने, बहार खां लोहानी ने क्या उसे शेर खां कहा या शेर खां की उपाधि दी, शेर खां की उपाधि दी। शेर शाह को शेर खां को फरीद खां क्या बन गया, शेर खां बन गया, शेर खां की उपाधि दी। और सब किन बनतियां हैं कि शेर को मारा तो शेर खां हो गया, ठीक है। लेकिन उपाधि कौन दिया था उसको, बहार खां लोहानी। इतिहास तथ्यों पे चलता है और इन तथ्यों को पकड़ में रखना चाहिए। तीसरा अति महत्वपूर्ण है कि 1540 के कन्नौज या बिलग्राम के निर्णायक युद्ध के बाद 1540 के कन्नौज या बिलग्राम के निर्णायक युद्ध के बाद निर्णायक युद्ध के बाद निर्णायक युद्ध के बाद वह शेर शाह कहलाया और सूर्यवंश की नींव रखी। वह शेर शाह कहलाया और सूर्यवंश की नींव रखी। सूर्यवंश की नींव रखी, सूर्यवंश की नींव रखी। सूर्यवंश के ब्रैकेट में लिख दो 1540 से 1555 तक। नेक्स्ट,
शेर शाह को इतिहास प्रशासनिक सुधारक के रूप में याद रखता है। शेर शाह को इतिहास प्रशासनिक सुधारक के रूप में याद रखता है। ठीक है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अब्बास खां सिरवानी का तारीखे शेरशाही है। जिसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अब्बास खां सिरवानी का तारीखे शेरशाही है। अब्बास खां सिरवानी का कौन है? तारीखे शेरशाही है। तारीखे शेरशाही है। ये इसे जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्बास खां सिरवानी, पूरा नाम ना भी याद रहे तो आधा नाम याद कर लीजिए हमेशा। सिरवानी शेरशाही, सिरवानी क्या लिखा? शेरशाही। शेरशाही, शेर शाह के लिए शेरवानी सिलाया। शेर शाह के लिए तो शेरवानी कौन? स्रोत, इतिहास का स्रोत है, इतिहासकार है। अब लिखिएगा, भूलेंगे नहीं कि शेर शाह को इतिहास निम्नलिखित कारणों से याद रखता है। निम्नलिखित कारणों से याद रखता है। पहला, दो मानक सिक्कों का प्रचलन किया। दो मानक सिक्कों का प्रचलन किया। मानक सिक्कों का प्रचलन किया। पहला कौन सा मानक सिक्का था? चांदी का रुपया। चांदी का रुपया, चांदी का रुपया जो 1835 तक चलता रहा, जो 1835 तक चलता रहा, जो 1835 तक चलता रहा। और दूसरा था तांबे का दाम, तांबे का सिक्का दाम, तांबे का सिक्का दाम, दाम, तांबे का सिक्का दाम, तांबे का सिक्का। तो पूछेगा रुपया और दाम किसने चलाया? रुपया किस चीज का और दाम किस चीज का? नेक्स्ट, आगे चलिए। शेर शाह ने दिल्ली में किला कुहना मस्जिद ऑब्लिक पुराना किला का निर्माण कराया। किला कुहना मस्जिद, अभी लिखो ना, इसमें मत देखो। किला कुहना मस्जिद ऑब्लिक पुराना किला का निर्माण कराया। एवं सासाराम में पानी के बीच, सासाराम बिहार में ही है। सासाराम में पानी के बीच में अफगान शैली का सबसे उत्कृष्ट नमूना शेर शाह का मकबरा बनवाया। शेर शाह का मकबरा बनाया गया। तो आपसे पूछता भी है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। किस शैली का है? रोमन शैली, बेसर शैली, गोथिक शैली, अफगान शैली। भारी किया तो ये पूछेगा, हल्का किया तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। और हल्का किया तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं,
तो इससे आसान क्या होगा, बचपन से पढ़ रहे हो कि बिहार का शासक था। और पटना जो नाम है प्रांतीय राजधानी के रूप में, पटना वो शेरशाह का ही दिया हुआ है, जिसकी राजधानी मतलब आज भी है, बिहार की राजधानी पटना ही कहते हैं, पाटलिपुत्र तो नहीं कहते हैं, कोलीबुथरा तो नहीं कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कहते हैं पटना। और ये पटना नामकरण किसके द्वारा है, ये भी लिख दीजिए, शेरशाह ने अपनी प्रांतीय राजधानी, अपनी प्रांतीय राजधानी, अपनी प्रांतीय राजधानी, राजधानी पटना को बनाया, पटना को बनाया, अपनी प्रांतीय राजधानी पटना को बनाया। ठीक है, नेक्स्ट, शेरशाह ने 1700 सराय, शेरशाह ने 1700 सराय, यह नहीं करना कि लाइन होटल लिख लेना, बताने के लिए कह रहे हैं, सराय मतलब विश्राम का स्थल। तो 1700 सराय और 1700 सराय और ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया। पढ़े थे ग्रैंड ट्रंक रोड का, इसमें पढ़े थे परिवहन, सड़क परिवहन पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताया था मैंने NH1 और NH2 मिलाकर क्या है, GT रोड बनाया। अब और क्या, और क्यों याद रखते हो शेरशाह को, शेरशाह को याद रखते हो रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए, ठीक है कि नहीं, कि पहली बार जो भू राजस्व की सिस्टम है रैयतवाड़ी, जो किसानों से प्रत्यक्ष संबंध को स्थापित करती थी, उसकी शुरुआत मध्यकाल में शेरशाह ने ही कराया। और किसानों की दशा में सुधार करने के लिए काबुलियत और पट्टा, ये दोनों चीज दिया, जिससे कि उसके भूमि अधिकार के स्वामित्व को सुरक्षित रखा जा सके। तो देखिए, शेरशाह ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया कृषि के क्षेत्र में, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया और किसानों के अधिकार के लिए, और किसानों के अधिकार के लिए पट्टा और काबुलियत, पट्टा और काबुलियत पद्धति को, पट्टा और काबुलियत पद्धति को लागू किया। साथ ही, साथ ही महसिलाना और जरीवाना नामक कर भी इंट्रोड्यूस किया। साथ ही महसिलाना, महसिलाना और जरीवाना, जरीवाना कर को भी लागू किया। ये दोनों नए प्रकार के कर थे जो किसने लागू किया था, शेरशाह ने। उल्लेखनीय है कि शेरशाह के वित्त मंत्री का नाम टोडरमल था। उल्लेखनीय है कि नेक्स्ट पॉइंट में शेरशाह के वित्त मंत्री का नाम टोडरमल था, नाम तो सुना ही होगा टोडरमल का। शेरशाह के वित्त मंत्री का नाम टोडरमल था, टोडरमल, टोडर। जाओगे मुजबंद पर्वत पे बैठने तो दिखाई कहां से देगा तुमको। वित्त मंत्री टोडरमल था, जिसने जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसने जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। शेरशाह ने डाक व्यवस्था को भी, शेरशाह ने डाक व्यवस्था को भी मजबूत बनाया। शेरशाह ने डाक व्यवस्था को भी मजबूत बनाया। डाक व्यवस्था को भी मजबूत बनाया किसने, शेरशाह ने। ठीक है, और नोट में लिख देंगे पद्मावत के लेखक, पद्मावत के लेखक, पद्मावत के लेखक
मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध शेरशाह से ही है, का शेरशाह से संबंध है या समकालीन है, कंटेम्प्रोरी है, दोनों चीज लिख सकते हैं। नोट में एक और लिख दो, रोहतासगढ़ नगर, रोहतासगढ़ नामक नगर, रोहतासगढ़ नामक नगर, नामक नगर शेरशाह ने बनाया, SRH ने बनाया, SRH ने बनाया। ये तो तुरंत याद हो जाएगा, IPL का टीम है ना SRH, तुरंत याद हो गया। जैसे ही मैं SRH लिखाया कि 2 4 5 लड़का मुस्कुरा दिया, मैं समझ गया उसका ध्यान कहां चला गया। ठीक है, क्या है IPL की क्या स्थिति है? सबसे अधिक किसका है अभी, किस टीम का सबसे अधिक? KKR का। इसके बाद, उसके बाद हैदराबाद SRH, उसके बाद, उसके बाद सब याद है लोग को। कितना क्लियर कट कंसेप्ट है, देखो कितना रिवीजन करता है, रोज अपडेट करता है डाटा को। यहां तक इसको याद होगा कि KKR को 19 पॉइंट है। कितना पॉइंट है? 19। हम सही बोले हैं ना? तब देखो हम भी तुम लोग के कान अपडेट कर लेते। चलो आगे लिखो। चलिए खैर, कहां थे हम लोग? अब अंतिम है कि शेरशाह की मृत्यु कहां? 1545 में कालिंजर आक्रमण के दौरान, ठीक है, तो फट जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि 1545 में, 1545 में कालिंजर किले के जीतने के क्रम में, कालिंजर के किले के जीतने के क्रम में, जीतने के क्रम में तोप फट जाने के कारण, तोप फट जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। बस आपको यह भी नहीं लिखना है कि इसके समकालीन शासक कीरत सिंह थे, ठीक है, ये सब, या रायसेन का किला जीता तो पूरनमल था, ये सब आपको याद नहीं रखना है। ये सब कमीशन के लिए है। आपको जितना याद कहें करने के लिए, पुराना किला, किला कोहना, रोहतासगढ़ नगर, अब्बास का शेरवानी, तारीखे शेरशाही, 1700 सराय, चांदी का रुपया, तांबे का दाम, ठीक है, किसानों से प्रत्येक संबंध स्थापित किया, पट्टा काबुलियत दिया, 2 नए प्रकार के कर को जन्म दिया, वित्त मंत्री इसका टोडरमल था जिसने जब्ती प्रणाली को जन्म दिया, जो भूमि की उत्पादकता के आधार पर राजस्व का संग्रहण करता था। इन सब बिंदु को ध्यान में करके रखिए। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया और अंत में 1545 में कालिंजर के किले में तो फट जाने के कारण उसकी, बस इतना बात पचा लीजिए। शेरशाह में आपके स्तर में कहीं भी आप जाएंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी, ठीक है कि नहीं? ध्यान रखिए कि कालिंजर के किले पे जब आक्रमण किया तो कीरत सिंह थे, और उसके पहले मारवाड़, इसी मारवाड़ के विषय में कहा जाता था जिसका शासक मालदेव था, कि लिखा गया इतिहासकार के द्वारा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए उसने हिंदुस्तान की बादशाहत को गंवा दिया, क्योंकि मारवाड़ के क्षेत्र में कुछ तो होता नहीं था मोटे अनाज को छोड़ करके, और उसकी प्राप्ति के लिए उसने हिंदुस्तान, क्योंकि वहां उसने बहुत ज्यादा अपना सैन्य और श्रम और निवेश किया और उससे उसको बहुत ज्यादा प्रतिफल नहीं मिला। तो इस कारण से किसी इतिहासकार ने लिखा कि शेरशाह सूरी एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को गंवा दिया। आपकी परीक्षा में पूछेगा किस सुल्तान या शासक के विषय में इतिहासकार ने यह लिखा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को, हिंदुस्तान की बादशाहत को गंवा बैठा, तो कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? खत्म। इन्हीं शब्दों के साथ शेरशाह खत्म। सूर्यवंश में दो शासक थे, एक था शेरशाह, दूसरा बताए थे ना इस्लाम शाह। क्यों जानते हैं इस्लाम शाह को?
कानून संहिता के कारण तो ऑलरेडी खत्म हो गया, तो सूर्यवंश हमारा खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अकबर में, तो निकालिए अकबर। अकबर, अकबर, पहले तो आप परिचय उरिचय सुन लो। अकबर ऊपर में लिखा ही है कि 13 साल 6 महीने में हुमायूं की असामयिक मृत्यु दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर, और इसी कड़ी में अकबर को गद्दी पे बैठाया जाता है बैरम खां के संरक्षण में, जो सिया मत का मानने वाला था। ठीक है, और इसी क्रम में फिर वो बैरम खां के चंगुल से मुक्त होता है और हिंदुस्तान की वास्तविक बादशाहत को वो कायम करता है। वास्तविक संस्थापक के रूप में द्वितीय पानीपत का युद्ध का महत्वपूर्ण स्थान है। अकबर की पहले प्रारंभिक पृष्ठभूमि को देखेंगे कि कैसे उसने सत्ता को मजबूत किया। उसके बाद वो जब परिपक्व हुआ तो उसने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पर ध्यान दिया। अभी मैंने कहा भी कि एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सभी बिंदुओं पर सुधार किया, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, कोई भी ऐसा पक्ष नहीं था जिसमें उसने सुधार के लिए इंस्टीट्यूशनल पहल नहीं की। राजपूत पॉलिसी दिया, हिंदुओं का विश्वास को जीतने के लिए धार्मिक नीति के तहत धार्मिक सहिष्णुता की नीति का प्रतिपादन किया। दीन इलाही धर्म, सभी प्रकार के तीर्थयात्री कर की समाप्ति, इसका जजिया की समाप्ति, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं था ये जिसमें उसको ऐसा लगा कि इस तरह के कार्रवाई करने से, कदम उठाने से स्थानीय जो बहुसंख्यक है वो हमारे पक्ष में आ जाएंगे, और ऐसा उन्होंने किया। उसी तरह से आर्थिक सुधार की कड़ी में, क्योंकि उसका आर्थिक सुधार का जो पथ प्रदर्शक है वो कौन है, शेरशाह है, अलाउद्दीन खिलजी है। तो शेरशाह का ही जो वित्त मंत्री था वो उसका भी वित्त मंत्री बना, किसका, अकबर का। और वहां उसने इसी जब्ती प्रणाली को लागू किया और साथ में भूमि का 4 वर्गीकरण भी किया, बोलज, पड़ती, चाचर, बंजर। फिर सामाजिक सुधार, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा इत्यादि के क्षेत्र में उसने काम किए। इसके अलावा सांस्कृतिक बिंदु पर, तो सांस्कृतिक बिंदु पे कला और स्थापत्य आता है। तो अकबर के किला से लेकर, इलाहाबाद के किला से लेकर अन्य बिंदुओं की चर्चा मैं यही करने जा रहा हूं। स्टार्ट करता हूं, लिखते हैं अकबर। अकबर, देखो कहा भी जाता है कि इतिहास में यदि 2 सबसे महान शासक हुए तो एक अकबर और उससे पहले अशोक। अशोक इसलिए महान है कि अकबर के पूर्ववर्ती कई शासक उदाहरण में, ठीक है कि नहीं, और अशोक का पूर्ववर्ती कोई शासक नहीं था। जो भी उसने नीति बनाया वो इनोवेटिव बनाया, ठीक है, मौलिक बनाया। मौलिक क्या कहते हैं कि जो स्वयं का विचार हो। और अकबर के पास क्या है कि 1556 में बैठा तो 1500 सालों का इतिहास उसके पास है, और उसके आधार पे वो समझ सकता था। जहां हालांकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, अब्दुल लतीफ उसका गुरु था जो उसको मौखिक शिक्षा देता था, उसका फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, साक्षर नहीं था, ठीक है कि नहीं। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन कहा भी जाता है, जैन धर्म जब पढ़िएगा, आप लोग को तो कम पढ़ाते हैं हम, स्वाभाविक भी है। तो जैन दर्शन में ज्ञान के 3 स्रोत होते हैं, मति, श्रुति और अनुभवगत। तो कुछ बातें लोग अनुभव से सीखता है, ठीक है कि नहीं। कुछ बातें क्या होती है, अनुभव से सीखा जाता है। आप लोग भी इतने बड़े हो गए, अरे सबका एज तो 16, 17, 18 तो हो ही गया होगा, ठीक है। कहती है सर वो तो कब का हो गया, ठीक है कि नहीं। अच्छा तुम्हारा 24, 25, 26 हो गया होगा। नहीं सर अभी उसमें 2 साल बाकी है। अच्छा छोड़ो ना, एज में क्या झंझट है, ठीक है। ये समझना है कि कई चीज आपने 20 सालों में अनुभव से सीखा होगा, ठीक है कि नहीं। कुछ ज्ञान से सीखा है, क्लास से सीखा है, गुरु से सीखा है, ठीक है। और एक होता है सुन करके सीखना। सुन करके मतलब कहीं किसी आश्रम में गए, कहीं पर गए, टीवी देखे। अब तो ज्ञान के एक और माध्यम हो गए, गूगल ज्ञान, वो भी ज्ञान का माध्यम है, उसके माध्यम से भी आप सीख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अभी किसी ने हमको मैसेज किया था, मित्र ने, प्रभा देते, बड़ा अच्छा मैसेज था, प्रभा देता हूं। सिविल एसडीओ एसडीएम है, उन्होंने किया था कि नोबेल पुरस्कार विजेता
ब्राजील कवित्री मार्था मेरिडोस की कविता है कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। उसमें लिखा कि आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप किताब नहीं पढ़ते हैं, यात्रा नहीं करते हैं और सुनते नहीं है जीवन की ध्वनि को, करते नहीं है किसी की तारीफ, तो आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। अभी तो शुरू ही हुआ, लघु शंकाई है, चरण पादुका बाकी ही। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं जब मार डालते हैं अपने स्वाभिमान को, नहीं करने देते मदद अपनी और नहीं करते हैं मदद दूसरों की। अपनी भी लोग मदद करता है, स्वयं तुम पढ़ रही हो तो अपनी मदद कर रही हो, दूसरे की मदद नहीं करने देते हैं, तो तब क्या होता है, तब यू स्टार्ट डाइंग स्लोली एंड स्लोली, मरने लगते हैं धीरे धीरे। फिर लिखते हैं कि आप धीरे धीरे मरने लगते हैं कि बन जाते हैं गुलाम अपनी आदतों का। अपनी आदत मतलब कौन जाएगा, छोड़, हाँ, बैड हैबिट। चलते हैं रोज उन्हीं रोज वाले रास्ते पर, नहीं बदलते हैं अपना दैनिक नियम, नहीं पहनते हैं अलग अलग रंग। अगर आप नहीं बात करते उनसे जो है अजनबी अनजान। अब ऐसा नहीं कि तुम आज से बात करना शुरू कर देना। सर आप ही तो एक कविता सुनाए थे कि स्टार्ट डाइंग स्लोली एंड स्लोली, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। लास्ट में है, नहीं महसूस करना चाहते हैं आवेगों को और उनसे जुड़ी हुई अशांत भावनाओं को, वे जिनसे नम होती हैं आपकी आंखें और करती हो तेज आपकी धड़कनों को। आप मरने लगते हैं, नहीं बदल सकते हो अपनी जिंदगी को जब हो आप असंतुष्ट अपने काम और परिणाम से। अगर आप अनिश्चित के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, अगर आप नहीं करते हैं पीछा किसी स्वप्न का, अगर आप नहीं देते हैं इजाजत खुद को अपने जीवन में कम से कम एक बार किसी समझदार सलाह से दूर भाग जाने की, तब आप धीरे 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 मरने लगते हैं। अब गधों यहां पे ताली बजाने की आवश्यकता थी, ठीक है कि नहीं? तो बात समझ में आया कि नहीं? इसलिए जब दूसरे की तारीफ मैं करूं तो जोरदार तालियों से उसका अभिनंदन करना चाहिए, ये नहीं कि ठीक है कि नहीं? होता है ना, लड़का सब एकदम दिल खोल के ताली बजाता है, और लड़की में यदि कह देंगे फलना का नाम ऐश्वर्या राय टॉप की है, तो सॉरी चोरी से टॉप की है सर, अब लीजिए, अब उसके पीछे पड़ जाएगी। जब तक उसका इतिहास भूगोल को बदल नहीं देगी तब तक कुछ जान नहीं छोड़ेगी उसका, ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं, दूसरे की तारीफ होती हो तो क्या करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए और ताली बजाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास रहोगे तो ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें सीखोगे, ठीक है? चलिए हम लोग कहाँ थे, शुरू नहीं किया हो अभी तक? अभी तक शुरू, इतना गप हो गया, शुरू नहीं हुआ। अच्छा अब लिखो, भारतीय इतिहास का, भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण शासक अकबर, जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन अकबर 13.5 वर्ष की अवस्था में, 13.5 वर्ष की अवस्था में कलानौर में गद्दी पे बैठा। कलानौर पंजाब में गद्दी पे बैठा। कलानौर पंजाब में गद्दी पे बैठा। गद्दी पे बैठा, कहां बैठा? कलानौर पंजाब में। जन्म पहले पढ़ा चुके थे इसलिए लिखा है नहीं, बिरसाल के महल में हुआ था जो आपने पूर्व के दिनों में पढ़ा था। अब लिखिए, अकबर को इतिहास निम्नलिखित कारणों से याद रखता है। पहला, राजनीतिक अभियान। राजनीतिक अभियान, राजनीतिक अभियान, राजनीतिक अभियान।
सबसे पहला राजनीतिक अभियान कौन सा महत्वपूर्ण है बताइए? पानीपत का दूसरा युद्ध। तो लिखेंगे पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 हेमू और अकबर के हेमू और बैरम खां के बीच। बैरम खां था, लड़ाई सीधा जो हुआ बैरम खां के साथ हुआ, जो अकबर का प्रतिनिधि था। लिख देंगे अकबर हेमू और बैरम खां के बीच। हेमू और अफगान की पराजय। हेमू अफगान का सेनापति था। हेमू या अफगान की पराजय हुई। हेमू का मूल नाम था हेमचंद्र। हेमू का मूल नाम क्या था? हेमचंद्र। और विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया था इतिहास में। तो कभी कभी पूछ दे कि मध्यकाल में कौन सा विक्रमादित्य के नाम से जाना गया अकबर के काल में, तो हेमचंद्र हेमू को। नेक्स्ट, हर चीजें लिखी नहीं जाती है, कुछ चीजें सुनो। पॉइंट नंबर 2, अकबर ने गुजरात अभियान 1572 के बाद, गुजरात अभियान 1572 के बाद फतेहपुर सीकरी में गुजरात अभियान के बाद 1572 में फतेहपुर सीकरी में भारत का सबसे बड़ा दरवाजा, बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। भारत का सबसे बड़ा दरवाजा, यह भी एक अपने आप में विविधा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा दरवाजा, बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। ठीक है। तो पहली बार अकबर ने समुद्र का दर्शन गुजरात अभियान में ही किया था। और वहां पर उस विजय के बाद उसने कौन सा दरवाजा बनाया था? जहां उसकी राजधानी थी, याद रखिएगा। तीसरा, अकबर का राजनीतिक अभियान में तीसरा राजनीतिक अभियान भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सर हल्दी घाटी का युद्ध, नाम तो सुना ही होगा। महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर 1576। तो लिखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप वर्सेस मान सिंह और आसफ खां। महाराणा प्रताप वर्सेस मान सिंह और आसफ खां। अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? मान सिंह और आसफ खां। आसफ खां, ठीक है। 3 अभियान हो गया। चौथा अभियान जो अंतिम है, उसका अभियान तो कई थे उसके, 1556 से लेकर 1605 तक उसने कम से कम 20 अभियान किया होगा। लेकिन आपकी परीक्षा के दृष्टि से 5 अभियान ही महत्वपूर्ण है। पानीपत, गुजरात, हल्दी घाटी, असीरगढ़। असीरगढ़ क्योंकि वह उसका अंतिम अभियान था। तो लिखेंगे 1601 में अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ का अभियान था। असीरगढ़ का अभियान था। 1601 में अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ का अभियान था। असीरगढ़ लिख दे क्या? असीरगढ़, इसको दक्कन का द्वार भी कहते थे, कहीं पर ब्रैकेट में लिख लो, इसे दक्कन का द्वार भी कहते थे। ठीक है। इस अभियान के बाद नोट में एक लाइन लिख दीजिए, अकबर 1560 से 62 तक, नोट में लिखना,
1560 से 62 तक मेहम अंगा के पर्दा सिस्टम में था। मेहम अंगा के पर्दा सिस्टम में था। पर्दा सिस्टम में था। पर्दा सिस्टम समझते हो? पर्दा सिस्टम होता है महिलाओं का शासन। तो कौन महिला का शासन था? तो उसकी धाय मां मेहम अंगा के नियंत्रण में था। ठीक है। दूसरा नोट नंबर 2, उसका आरंभिक संरक्षण दाता बैरम खां थे। उसके आरंभिक संरक्षण दाता बैरम खां थे। और एक नोट में और लिख देना, अकबर के समय में उत्तर पश्चिम अभियान के क्रम में, अकबर के समय में उत्तर पश्चिम अभियान के क्रम में, उत्तर पश्चिम अभियान के क्रम में कवि प्रिय बीरबल या महेश दास थे। कौन थे? बीरबल या महेश दास थे। तो यही था राजनीतिक अभियान। राजनीतिक अभियान समझ में आ गई ना कि राजनीतिक अभियान, ये 4-5 याद रखिएगा। और अब आइए नेक्स्ट है अकबर के द्वारा किए गए सामाजिक और धार्मिक सुधार अभियान। सामाजिक और धार्मिक सुधार अभियान। अकबर के द्वारा किए गए सामाजिक धार्मिक सुधार अभियान। ठीक है, ये सब लिख लेना है फटाफट। पहला 1562 में दास प्रथा का उन्मूलन। पहला 1562 में दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन। अमेरिका में कौन किया था दास प्रथा का उन्मूलन? लिंकन, अब्राहम लिंकन किए थे अमेरिका में, याद रखिएगा। दास प्रथा का उन्मूलन। कौन सा विदेशी यात्री ने कहा था प्राचीन काल में कि भारत में दास व्यवस्था नहीं है? पढ़ाए थे हम, मेगास्थनीज, कि देयर इज नो सेलेब्री सिस्टम इन इंडिया। अपनी पुस्तक की, कौन सी पुस्तक, इंडिका में लिखा था। और भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। खैर पुरानी बातों को आप भूल जाइए, भूलना नहीं है, बट याद तो रखना ही है। अब आइए नेक्स्ट, 1563 में तीर्थयात्री कर समाप्त किया। एकदम रट लेना है इसको। पंद्रह सौ तिरसठ में तीर्थयात्री कर को समाप्त किया। कब? कब? देखो तो, लिख लो। हेलो, नमस्कार नमस्कार। और क्या हाल है? कहाँ है? ठीक है। हम तो अभी पटना में है, ज्वाइंट डायरेक्टर में। तो चल रहा है सब ठीक। क्लास के लिए तो ऐसा कीजिए, क्लास 10 बजे कीजिए ना, आज रात में 10 बजे। 19 तारीख से, परसों से 6:30 से। हाँ भेज दीजिए। ठीक है। उसका हमको फोन कर दीजिएगा 6:30 बजे। हाँ हाँ ठीक है। और सब ठीक। अच्छा आते हैं, सही है, समझते हैं।
काम हो गया। हाँ हाँ, चल रहा है, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। हम लोग थे, हाँ हेलो, 6:30 से शुरू होगा, 10 बजे तक। ठीक, ओके। हम लोग थे, लिख लिए, कितना लिखे? सब लिख लिए? और लिख लेते ना यार, तो चेहरा देख रहा है। तो 1564 में जजिया की समाप्ति किया, 1564 में जजिया को समाप्त किया। 1571 में फतेहपुर सिकरी बनाया। 1571 में फतेहपुर सिकरी बनाया। अब बुलंद दरवाजा उसमें बाद में बना ना, पहले सिकरी बनेगा तब ना। 1575 में इबादत खाना की शुरुआत किया। 1575 में इबादत खाना बनाया। इबादत खाना मतलब लो अपना था, ठीक है, अब ठीक है। तो इबादत खाना की स्थापना किया। और इसी वर्ष प्रशासनिक व्यवस्था में कौन से नए सिस्टम को जोड़ा? जो आधुनिक सिविल सेवा की तरह था, जो आधुनिक सिविल सेवा की तरह था। आधुनिक सिविल सेवा क्या है? यही ना है कि सिविल सेवा अलग है, सैन्य सेवा अलग है। सिविल सेवा क्या है? अलग है। और सैन्य सेवा क्या है? अलग है। ये भी, इसका आरंभिक रूप यही था, मनसबदारी व्यवस्था। इसका आरंभिक रूप कौन था? मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है कि नहीं? तो लिखिएगा, इबादत खाना लिख दिए, अब प्रशासनिक सुधार की कड़ी में लिख दिए मनसबदारी व्यवस्था। इसका दाइए 1578 में इबादत खाना सभी के लिए खोल दिया गया। 1578 में इबादत खाना, इबादत खाना सभी के लिए खोल दिए गए। ये दोनों में फंसता है लड़का। इबादत खाना की शुरुआत कब से हुई? 75 में। इबादत खाना सबके लिए खोला गया। अरे मैं तो भूल ही गया था अम्मा यार, अभी याद आया मुझे कि उस दिन जो लड़की सब भाग गई थी, लड़का सब जो कहे थे कल आइएगा मैं पूछताछ करूंगा, हाँ हाँ, ये देखो पकड़ी गई आज। देखो, इसमें तो बहुत लड़की चली गई थी, लड़का सब भी उस दिन नहीं आई थी सब, जो कि रविवार का दिन था। मैं इंतजार करता रहा मोमबत्ती जलाकर, लेकिन आप लोग नहीं आए, ठीक है कि नहीं? आज पकड़ा है बकरा सब, आज पकड़ा है बकरी सब, ये सब बकरा, तुम लोग बकरी, आज पकड़ाई हो। आज हम पहले अकबर हम पढ़ा लें, इसके बाद क्या जी, ठीक है? तो नहीं, तुम लोग आया था, तुम आया था, यह था, आया था, तुम भी थे, हाँ हाँ। खैर तुमको क्या है, तुम खड़ा हो जाओगे, नहीं सुनो मास्टर साहब की कर लो, तो हम ही डर जाते हैं तुमसे। तो जिसमें डर ही नहीं है तो उससे क्या पूछेंगे? जिसमें थोड़ा सा सुटपुट सुटपुट है उसको ना पूछेंगे। कक्षा उक्षा मत छोड़िए, ऐसे ही हम कहते हैं कल पूछेंगे, इसी बहाने कुछ याद हो जाएगा। इसी बहाने क्या हो जाएगा? कुछ तो याद हो ही जाएगी, डर से, सम्मान से, स्नेह से, कुछ ना कुछ तो याद हो ही जाएगी। इसलिए कक्षा मत छोड़िए कभी, ठीक है कि नहीं? आगे चलिएगा, नेक्स्ट। तो 1578 लिख लिए ना, इबादत खाना का दरवाजा सभी के लिए खोल दिया गया। कब? कब इबादत खाना कब बना? जजिया कब समाप्त हुआ? तीर्थयात्री कब कब समाप्त किया गया? दास प्रथा कब समाप्त किया गया? इबादत खाना कब बना? इबादत खाना सबके लिए कब खोला गया? हाँ, 78 में, ठीक है। लास्ट 1579 में महजर जारी किया गया। देखो, मजहर होता है, महजर होता है, गलती टाइप। हम यहाँ पर खड़े हैं 80 किलो का आदमी, और टाइप गलती भी हो सकता है, हम गलती नहीं ना हो जाएंगे। लिखेंगे महजर, मैं लिखा रहा हूं मज, कहता है सर मजहर, देखते हो?
महजर जारी किया। आप पूछिए कि सर ये महजर क्या होता है? इबादत खाना में जब सभी धर्म के लोग और सभी मौलवी मुल्ला पंडित आपस में काऊ 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 करने लगे, तब अकबर ने कहा कि बंद करो सब अपना बकवास। अब धर्म के मामले में अंतिम व्याख्या कौन प्रदान करेगा? हम, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हमारी आत्मा अभी किसकी आत्मा प्रवेश कर गई है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो हम जो कहेंगे वही सही होगा। बात समझा? इसी को कहते हैं महजर। इसको एक टेक्स्ट बुक के रूप में दिया गया, तो नामा महजर। परीक्षा में यदि दे दे कभी कि महजरनामा किसने जारी किया, तो अकबर ने। क्या था? तो धर्म का अंतिम व्याख्याकार, धर्म का अंतिम व्याख्याकार। तो समझ में आ गई ना? कब जारी हुआ? नेक्स्ट लिखेंगे महजर को, महजरनामा को फैजी ने तैयार किया। लिख लो, महजरनामा को फैजी ने तैयार किया। फैजी ने तैयार किया 1582 में। नेक्स्ट लिखो, 1582 में दीने इलाही धर्म या तौहीद इलाही, दीने इलाही या तौहीद इलाही, तौहीद इलाही धर्म की शुरुआत की, धर्म की शुरुआत की, जिसे स्वीकार करने वाला, धर्म की शुरुआत की जिसे स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू, जिसे स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन? बीरबल या महेश दास थे। बीरबल या महेश दास थे। बीरबल या महेश दास थे, जो अकबर के नवरत्न थे, जो अकबर के नवरत्न थे। ये भी पूछता है आपकी परीक्षा में, क्वेश्चन बैंक देखोगे, नवरत्न मध्यकाल में किसके समय था? अकबर के समय। और प्राचीन काल में, प्राचीन काल में चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। बंदर है क्या जी? तुम क्या देखे थे? तुम तो साक्षात अपने देखे थे। ये कहो कि वो देखा था हमको। चलिए नेक्स्ट, कहां थे हम लोग? 1582 में तौहीद इलाही या दीन इलाही धर्म की स्थापना की। उधर मत देखो, हमारी ओर देखो, उसका परिष्कृत रूप हम है। नेक्स्ट, अरे सब तो बंदर से ही निकला, तुम लोग बंदरिया से उठा, हम लोग बंदर से, तो सब तो परिष्कृत रूप उसी का है। ठीक है कि नहीं? बंदरिया पे दुखी हो गई, देखो। अरे नहीं, दुखी होने की बात है, अब नहीं ना बंदरिया हो गया। ठीक है, लक्षण अभी भी है तुम लोग का। आगे चलो, कहां थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे, दीन इलाही। तो दीन इलाही या तौहीद इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? कौन था? कौन था? बीरबल। कौन था? बीरबल का दूसरा नाम, बीरबल का दूसरा नाम। और ये इसको अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? कवि प्रिय। किस अभियान में मारा गया था? अभी लिखे है ना, उत्तर पश्चिम अभियान में। किस अभियान में मारा गया था? किस अभियान में मारा गया था? नवरत्न में तो 9 होंगे सभी क्षेत्रों के, तो लिख देंगे नोट। नवरत्न में निम्नलिखित रत्न थे, नवरत्न में निम्नलिखित रत्न थे, निम्नलिखित रत्न थे। ठीक है, पहला निम्नलिखित रत्न थे, पहला लिखेंगे तानसेन। तानसेन या रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। तानसेन या रामतनु पांडे संगीतज्ञ थे। ये क्या थे? संगीतज्ञ थे। और ऐसा संगीतज्ञ न भूतो न भविष्यति हुआ। जब वो गाते थे तो कलकल करती हुई नदियां रुक सी जाती थी, कर्लब करती हुई पक्षियां
ठहर से जाते थे। एक आप है, जब आप गाते हैं तो चारों तरफ बैसाख नंदन आ जाते हैं, ढेचू 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 करते थे, मूल में आ जाते। ठीक है कि नहीं? तू जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तुम कौन हो? मैं भूतनी हूं। नेक्स्ट आगे लिखिए। कहां थे हम लोग? हम लोग हैं बड़े अच्छे जगह पे, तानसेन या रामतनु। तानसेन या राम, या कौन थे ये? संगीतज्ञ थे। और कैसे संगीतज्ञ थे, तो मैं बता दिया। इसका रागश्री, जब वो रागश्री करता था, राग दीपक करता था, तो दीपक को जला देता था। रागश्री, राग दीपक, राग हिंडोल, ठीक है कि नहीं? एक से अधिक एक उनके पास राग था, लेकिन वो सब बड़े स्तर में जानिएगा तानसेन के विषय में। आप अपनी परीक्षा के लिए इतनी ही बात याद करके रख लें तो मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, और इस एहसान को मैं जिंदगी भर नहीं ला पाऊंगा। नेक्स्ट, पक्का ना सर? जी सर, सुन लीजिए सर, एहसान कर रहा हूं आप पे। ठीक है कि वही जाकर लिखिए आगे। तानसेन के बाद है टोडरमल। टोडरमल अभी पढ़े ही हो। टोडरमल कौन थे? टोडरमल राजस्व अधिकारी था, वित्त मंत्री। हाँ, अब्बुल फजल, अब्बुल फजल जिसने अकबरनामा या आईने अकबरी लिखा, जिसने अकबरनामा या आईने अकबरी लिखा, और पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कौन बताएंगे? उस अनुवाद का क्या नाम था? उस अनुवाद का क्या नाम था? कोई नहीं। इतना तुम लोग छोड़ दिए थे पढ़ाई जी। अनवर सादात, उस अनुवाद का नाम था अनवर सादात। सादात जो अनुवाद किया, उस किताब का क्या नाम था? याद करके आइयो। हाँ हाँ, याद करके। हाँ आइयो। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये किसका था फारसी अनुवाद? पंचतंत्र का। पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। हितोपदेश, हितोपदेश किसने लिखा था? नारायण पंडित ने। हितोपदेश, हितोपदेश नारायण पंडित। नेक्स्ट, ठीक है, इसका लिखोगे? हो गया ना वो? कितना हुआ? तीन। तीन हुआ। एक बिरबल हुआ, तानसेन हुआ, अब्बुल फजल हुआ, टोडरमल हुआ। एक और लिखो, मान सिंह, भगवान दास, हकीम हुकाम। मान सिंह नाम जानते ही होगे, मान सिंह सेनापति था, अभी लिखे हो। भगवान दास, भगवान दास, हकीम हुकाम, और मुल्ला दो प्याजा, और मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। जी, हकीम हुकाम लिखी, टोडरमल लिखी। एक बार फिर से तुम ही लोग बोलो, अब तो हम तो लिखा दिए 9, अब पता नहीं कौन सा। एक बार बोल, फिर से बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, जिसने बाबर का, जिसने तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद किया था। लिखे थे ना? जिसने बाबरनामा लिखा था, यही लिख दो ना, विशेष तो लिखा हुआ है। क्या अब लिख देंगे? सांस्कृतिक उपलब्धि, सामाजिक धार्मिक हो गया, आप सांस्कृतिक लिख दो। सांस्कृतिक उपलब्धि, सांस्कृतिक उपलब्धि,
अकबर के समय में एक अनुवाद विभाग की स्थापना हुई। अकबर के समय में एक अनुवाद विभाग की स्थापना हुई। इसी कड़ी में बंदायनी ने रज़्मनामा रज़्मनामा बंदायनी ने रज़्मनामा रज़्मनामा नामक रज़्मनामा नामक फारसी का अनुवाद कराया। फारसी का अनुवाद कराया। फारसी का अनुवाद कराया। किसका अनुवाद? किसका अनुवाद? दूसरा, इलाहाबाद का किला और आगरे का किला का निर्माण किया। इलाहाबाद का किला और आगरे के किले का निर्माण अकबर ने किया। ठीक है। और चौथा झरोखा दर्शन और तुलादान की पद्धति आरंभ की। झरोखा दर्शन झरोखा होता था। अच्छा पहले लिख लो, झरोखा दर्शन और तुलादान की पद्धति आरंभ की। अब देखो, झरोखा क्या होता था कि जो बादशाह होते थे वो सप्ताह में एक दिन खिड़की के पास खड़े हो जाते थे। नीचे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग दर्शन करते थे और जो है सो सिजदा पाबोस करते थे। ठीक है कि नहीं? यह पद्धति यहाँ तो खैर ठीक है। नेपाल में तो और भी विचित्र था। मुझे एक बार नेपाल जाने का, चूंकि बहन है वहाँ, बहनोई है, तो जाने का अवसर मिला। राजतंत्र में भी मैं गया और वहाँ राजा के प्रति जो मैंने भक्ति देखी, और उसमें राजा से आंख नहीं मिला सकते थे। वहाँ ऐसे करके थे, जे कौन छो राजा सत्य हुंछा, जे करुण छो राजा हम लोग तो लोकतंत्रवादी आदमी, बरगाही के मोदिया देश के बेच दिल के नहीं, बरगाही के फलनामा देश के जे छै से धब्बा छे। हम लोग तो ये वाले आदमी है, लोकतंत्र वाले आदमी है। वहां जो है सो सब जे करण छो राजा सत्य हुंछा, जे करण छो राजा मुखे चक विचित्र टाइप का गाना सब गाता था सब। ठीक है कि नहीं? हम लोग को बड़ा बूझ लगा। हमारे बहनोई कहते थे कुछ ना बुलन छा, कुछ ना बुलन छा, मतलब कुछ बुलन छा तो पुलिस पकड़न छा। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह का हम लोग यहाँ उन्मुक्त रहने वाले लोकतंत्र का एहसास तब होगा जब आप किसी ऐसे देश में चले जाइए जहां लोकतंत्र नहीं है। ठीक है कि नहीं? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो एकदम उन्मुक्त जगह है आपको। ठीक है कि नहीं? किसी को कुछ भी कह सकते हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। आगे चलिए, नेक्स्ट। ये करुण राजा वही सत्य हुंचा, लिखो। ठीक है, तो झरोखा दर्शन समझ में आ गया ना? तुलादान में क्या होता था कि राजा को, बादशाह को बैठा दिया जाता था, और चांदी, और आज भी होता है, मायावती अपने जन्मदिन पे रुपये से तोलवाई। ठीक है कि नहीं? तो एक तरह से आज भी डेमोक्रेसी में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट। हो गया सांस्कृतिक उपलब्धि भी खत्म। अब लास्ट है आपका आर्थिक, तो लिखेंगे आर्थिक उपलब्धि। आर्थिक उपलब्धि लास्ट। एक कौर और खा लो, कमाओगी तो हम ही को ना दोगी, तो लिख लो ना। एक कौर और खा लो अच्छे से, छोटा कौर है। आर्थिक सुधार के कड़ी में टोडर बन ले, जब्ती प्रणाली को लागू किया। जब्ती प्रणाली को लागू किया। जब्ती प्रणाली को लागू किया। इस प्रणाली के तहत भूमि की उर्वरता के आधार पर
इस प्रणाली के तहत भूमि की उर्वरता के आधार पर भूमि की उर्वरता के आधार पर वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण किया गया 4 भागों में। 4 भागों में वर्गीकरण किया गया। वो 4 भाग कौन कौन से थे? पोलज, परती, चाचर, बंजर। पोलज, परती, पोलज, परती, चाचर, बंजर। याद करो, पोलज, परती, पोलज, परती। अब पोलज में क्या होता था? पोलज में होता था कि जहां सभी साल खेती होती थी, पोलज। अब परती में क्या करती हो? घर पे 1-2 साल के लिए किसी भूमि को छोड़ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? परती। और चाचर जो 3-4 साल तक छोड़ दिए। अब बंजर जिसको हम लोग करते ही नहीं है तो हो गया बंजर। तो पोलज में कितने दिन की खेती होती है? सालों भर। परती में 1 साल 2 साल छोड़ देते हैं। परती चाचर में 4-5 साल। अब बंजर तो समझते ही हो कि जो छोड़ा हुआ है। तो इस तरह से भूमि के वर्गीकरण के आधार पर उसने जब्ती प्रणाली को लागू किया। इसने एक और व्यवस्था दी थी, 10 साला प्रणाली। ठीक है, तो लिख देंगे, इन्होंने टोडरमल ने 10 साला प्रणाली भी दी थी। 10 साला प्रणाली भी दी थी भूमि व्यवस्था में। 10 साला, 10 साला, ये नहीं कि 10 साला, 10 साला। एक और लिख दो, अकबर के समय करोड़ी का पद, राजस्व पद सृजित किया गया। अकबर के समय करोड़ी का राजस्व पद सृजित किया गया। ठीक है, राजस्व पद माने करोड़ी का पद का मतलब था कि 1 करोड़ भूमि का राजस्व करने वाला जो अधिकारी था उसको क्या कहते थे? करोड़ी। और इस पद का सृजन किसके काल में किया गया? बस आप काल याद रखिए, उपलब्धि याद रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ अकबर आपका क्या हो गया? एक सांस्कृतिक उपलब्धि में एक चित्रकला लिख दो, चित्रकला। सांस्कृतिक उपलब्धि में जगह है, एक लाइन लिख देना, अकबर के समय में महत्वपूर्ण चित्रकार दसवंत और बसावन थे। महत्वपूर्ण चित्रकार दसवंत और बसावन थे। दसवंत और बसावन थे। दसवंत और बसावन, बसावन थे। और इन्होंने इन्हीं के समय में और अकबर के समय में ही, और इन्हीं के समय या अकबर के समय में ही अमीर हमजा का चित्रांकन का काम, अमीर हमजा के चित्रांकन का काम पूरा किया गया। अमीर हमजा के चित्रांकन का काम पूरा किया गया। किया गया। और जब भी कोई कक्षा समाप्त हो जाती है तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। सर कहे थे अंतिम है सर, कहते हैं कि बूस्टर फैक्ट। ठीक है, ठीक है, ओके। पहला, अकबर नक्कारा बजाता था। नक्कारा ध्वनि यंत्र था, लंबा सा नक्कारा बजाता था। और इसी के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और इसी के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अकबर को सिकंदरा आगरा में 1605 में दफनाया गया था। सिकंदरा आगरा में दफनाया गया था, जिसे जाट नेता राजा राम ने लूटा। जिसे जाट नेता
जाट नेता, जाट नेता राजाराम ले लूटा, लूटा, कब्र को लूटा, मतलब वो उसके नफरत को दिखलाता था। अरे कब्र को क्या लूटेगा, लेकिन उसमें तोड़ फोड़ किया तो वो उसके नफरत को दिखलाता था। ये है स्पष्ट। लास्ट, फैजी ने गणित की पुस्तक, फैजी ने गणित की पुस्तक, गणित की पुस्तक लीलावती का, लीलावती का फारसी में अनुवाद कराया, फारसी में अनुवाद कराया। चलते चलते, उसी में चलते चलते, अब हम लोग चल रहे हैं, अब हम लोग का तैयारी खत्म हो गया, मतलब आज का। अब हम लोग किताब को बैग में रख रहे हैं, तो चलते चलते तो एक होना चाहिए, तो लिखेंगे। अकबर ने सती प्रथा का अंत किया और विवाह की आयु को बढ़ाया, विवाह की आयु को बढ़ाया। ये सर ठीक नहीं किया सर, विवाह की आयु को बढ़ाया, ठीक है, विवाह की आयु को बढ़ाया। किसने? चलिए, भागते भागते, चलते चलते हो गया ना, अब लास्ट है भागते भागते, तो लिखेंगे अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी, अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी है। आईने अकबरी है। और अंत में अकबर को सुलह कुल के नीति के कारण, अकबर को सुलह कुल के नीति के कारण, सुलह कुल के नीति के कारण इतिहास याद रखता है, सुलह कुल के नीति के कारण इतिहास याद रखता है, सुलह कुल के नीति के कारण इतिहास याद रखता है। तो पूछेगा सुलह कुल की नीति कौन दिया, कौन दिया, कौन दिया? अकबर। जय हिंद। अब आप लोग भाग गए तो उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है, ठीक है। तो आज हमने अकबर को समाप्त कर दिया याद कराते हुए। अब घर पे आप लोग याद कीजिएगा, कल हम जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों की समाप्ति के साथ मुगल को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, और बहुत जल्द हम लोग आधुनिक भारत में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग कल याद करके आइएगा। यह मैं पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं कि कल मैं पूछताछ करूंगा, लेकिन मेरा कोई ठीक नहीं है, आप लोग पढ़ के आइएगा। गुड नाइट, कल जरूर आना। बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से, आराम से।